क्या मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिप्रेशन है या कुछ और भी है? मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ आप कहें कि डिप्रेशन है, बाइपोलर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, और भी बहुत सारे स्ट्रेस इश्यूज होते हैं। ज़्यादातर 35 से 40 की उम्र जब आपकी आती है, तब आप जागना शुरू करते हो। अगर आपके शरीर में इशू हो, आप फटाफट बता देते हैं जी मेरा सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, घुटने दुख रहे हैं, आप इजीली बता देते हैं। आपको कोई शर्म नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है इसके अराउंड। तुरंत दवाई बता देंगे। हाँ, घरेलू नुस्खा बता देगा या डॉक्टर का बता देगा, कुछ ना कुछ आपको नुस्खा बताएगा वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आप जाके बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई मजाक बना देगा या इनवैलिडेट कर देगा। माँ बाप जो बच्चे की हल्की सी टसक भी निकल जाए तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसी चीजें हैं कि माँ बाप के बीच में रहते रहते बच्चे सुसाइडल होते हैं और माँ बाप तक को पता नहीं चलने देते। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और अगर अच्छे ना भी हुए तो क्या आप किसी को बता पाएंगे कि मेरी हालत खराब है? रहीम कवि ने कहा था, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी अटलेंगे लोग सब बांट लिए न कोई। मतलब मन की व्यथा मन में ही रखनी चाहिए। मन एक ऐसी चीज है, इसके दर्द को आप जितना छुपाएंगे, इसके दर्द को आप जितना दबाएंगे, इसका अंजाम कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन के रूप में मिलेगा। डिप्रेशन यानी कि मन की बीमारी। शरीर को स्वस्थ रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है मन को भी स्वस्थ रखना। और इस पर चर्चा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। तो इसी विषय के जानकार, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के गेस्ट हैं योगेंद्र सिंह राठौर जी। कैसे हैं आप योगेंद्र जी? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग छोटे शहरों से आते हैं जी। तो गांव में तो अक्सर ये बीमारियां कभी पाई नहीं गई मेंटल हेल्थ पे, जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब भी मैं गांव बात करता हूँ या घर पे बात करता हूँ तो बोलते हैं अरे यार ये तो शहरी बीमारी है, अमीरों की बीमारी है, गांव में तो देख कहाँ कोई बीमार पड़ता है। आप क्या सोचते हैं इस पे? काफ़ी सारा जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जो है उस पर निर्भर करता है जी। और वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बैड मेंटल हेल्थ इज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि जहाँ पे आप ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में हैं, बॉडी में मूवमेंट कम है, दिन भर आप एक जगह पे बैठ कर के काम कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो शहरों में इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज शहरों में लाइफस्टाइल थोड़ी फास्ट पेस्ड है, सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रुकने का वक्त नहीं है, राइट। सो हमारा शरीर इस तरीके से डिज़ाइन है कि बेस्ट काम करता है जब इसको लगातार एक्टिविटी मिले, और माइंड बेस्ट तब काम करता है जब वो स्टिल रहे। लेकिन शहरों की ज़िंदगी ऐसी है कि जो चीज़ मूवमेंट में रहनी चाहिए बॉडी, वो तो दिन भर एक जगह पे फिक्स रहती है, उसमें मूवमेंट नहीं है। माइंड जो कि स्टिल रहना चाहिए वो दौड़े जा रहा है। तो इस वजह से एक लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जंक फूड की अवेलेबिलिटी की वजह से, और डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा समय बिताने की वजह से आज आप शहरों में देखें, दो फ्लैटमेट्स होते हैं साथ में, एक बाजू वाला नेबर है फ्लैट में आपके रहता है, बहुत से लोग हैं जानते भी नहीं है कि कौन रहता है, कभी कोई मुलाकात भी नहीं होती, बहुत डिस्कनेक्टेड है। गेट नहीं खुलते, गेट बंद होते हैं दोनों के आमने सामने। यस, कभी मिलना जुलना ज़्यादा नहीं, हाय हेलो कभी लिफ्ट में मिल गए तो हो गई, तो राइट। सो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है लाइफस्टाइल। जो जंक फूड्स वगैरह, जिस तरीके की डाइट्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, और ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स कम हैं, ज़्यादातर लोग डिजिटल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा जी रहे हैं। इसलिए ये काफ़ी हद तक सच है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो शहरों में ज़्यादा होती है मेंटल हेल्थ इशू की एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। बट विलेजेस में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ सिर्फ लाइफस्टाइल पे ही निर्भर नहीं करती है। कई बार ये आपकी जेनेटिक्स पे और आपके बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस पे, ख़राब डाइट से, या फिर बहुत सारी ज़िंदगी में अगर टेंशन चल रही है तो गाँव के लेवल पे भी कई बार काम की टेंशन होती है, कई बार माँ बाप डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि बच्ची की शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दहेज मांगा जा रहा है, अब उनके पास में दहेज देने की जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि गाँव में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मगर गाँव में क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया पहुँच नहीं पाता, तो
उस चीज़ पे वो ध्यान नहीं देते। Right. इतना है कि वो मार्केट नहीं होती है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता और उसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि ये जो मैं फील कर रहा हूँ ये डिप्रेशन है। तो वहाँ पे भारत में आप देखें तो 1 लाख लोगों के बीच में 0.3 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं। WHO कहती है कि 1 लाख के बीच में 3 मिनिमम होने चाहिए। तो काफ़ी कम नंबर है इंडिया में। हाँ, तो बहुत कम है, तो 10 गुना तो हम मिनिमम से नीचे हैं। तो ऐसी स्थिति में गाँवों तक ये फैसिलिटीज़ पहुँचे, ये बड़ा मुश्किल है। तो है वहाँ पे, ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करती, डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। पेरेंट्स लेवल पे एग्जिस्ट करती है, बच्चों के लेवल पे एग्जिस्ट करती है। कई बच्चे टैलेंटेड हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में राइट रिसोर्सेज नहीं है, इवन वो भी डिप्रेशन महसूस करते हैं। मगर वहाँ प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि ह्यूमन सपोर्ट बहुत है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में बहुत हैं, दिन भर बॉडी बहुत काम में है, मूवमेंट में है, इसलिए ज़्यादा स्लीप इश्यूज वहाँ पे नहीं है। तो स्लीप का मिसमैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉज होता है मेंटल हेल्थ को खराब करने का, जो कि शहरों में आपको ज़्यादा मिलेगा। गांव में आप देखें, दिन भर व्यक्ति इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क किया हुआ होता है कि वो रात को सोने जाता है तो पड़ते ही उसको नींद आ जाती है, तो स्लीप इश्यूज आपको कम दिखेंगे। तो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, मगर कम, मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है। राइट। बट गांव में भी मतलब अगर गांव में भी आप देखते होंगे तो कुछ ना कुछ केस तो ऐसे मिलते हैं जिनको वो लोग शायद मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कभी कुछ भूत का साया और ऐसा कुछ बोल देते हैं, अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर में है तो लोग उनको बोल देते हैं अरे भाई इस पे तो भूत आ गया, या कुछ रात में इसने कुछ देख लिया। बट रात में उसने क्या देखा बेचारे ने, उस पर लोग काम नहीं करते हैं। यस, तो गांव में क्या है कि गांव में मिथ्स चलते हैं। हाँ। तो जब मेंटल हेल्थ इशू जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान स्प्लिट पर्सनालिटी में जाता है, अलग व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगता है। कईयों को हेलुसिनेशंस होते हैं, तो हेलुसिनेशंस में आपको चीज़ें दिख सकती हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो फिगर्स, आप उन्हें घोस्ट बोल दोगे, चुड़ैल बोल दोगे। कोई व्यक्ति इस तरीके से बात करता है कि मुझ में कोई पितर आ रहा है या फिर कोई माता आ रही है। राइट। इस तरीके का पूरा मिथोलॉजी जो है वो प्रॉपरली विलेजेस में चलती है, वो लगातार चलती है। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ इशू वहाँ पे है नहीं, मगर अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डिफरेंट कहानी लोग बना लेते हैं, और कई लोग जो होशियार हैं वो इसका फायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल सही, मैनिपुलेशन भी करते हैं। कई लोग झूठा एक्टिंग करते हैं कि मेरे अंदर ये माता आ रही है और अब मैं आपके सोल्यूशन दूंगा, फिर उसका फायदा लेते हैं लोग। तो लोग आके चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसे लेते हैं, वो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े शातिर होते हैं, वो इस तरीके के काम भी करते हैं। बट दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो मुझे लगता है कि एक तो डिप्रेशन, जब भी मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो एक डिप्रेशन शब्द आता है। क्या मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिप्रेशन है या कुछ और भी है? नहीं, डिप्रेशन इज जस्ट वन पार्ट। Right. जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है, तो फिजिकल हेल्थ में डायबिटीज़ भी है, अस्थमा भी है, कैंसर भी है, माइग्रेन भी है, थायराइड भी है, IBS भी है, अर्थराइटिस भी है, सब है। तो वैसे मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ आप कहें कि डिप्रेशन है, बाइपोलर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, और भी बहुत सारे स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, ADHD होता है, ऑटिज़म होता है, अल्जाइमर होता है, ऐसे बहुत सारे सीवियर इश्यूज भी होते हैं। मगर जो ज़्यादा दिखते हैं, दो सबसे ज़्यादा दिखते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, जो आपके आसपास ज़्यादा मात्रा में दिखते लोगों के पास होते हैं। आई थिंक मैं कुछ समय पहले ही, आई थिंक मेरी TEDx टॉक में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि लगभग उस टाइम पे 56 मिलियन करीब डिप्रेशन के केसेस चल रहे थे और 36 मिलियन करीब एंग्जाइटी के चल रहे थे, और एंग्जाइटी इंडिया में, और एंग्जाइटी की गोलियां सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोलियों में से एक बनती जा रही हैं। और इंडियन साइकेट्री सोसाइटी की एक रिपोर्ट थी जिसमें कि कोरोना के बाद से ना लगभग 20% का इंक्रीमेंट हुआ है एंग्जाइटी की गोलियों में अंदर। यस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस प्रकार के इश्यूज में। राइट। अच्छा, एक और भी इंडिया में समस्या है, मुझे लगता है कि एक हम लोग एक मुद्दा भी बना देते हैं कि यार मर्द को तो कोई दिक्कत होती नहीं है, क्या यार रोने धोने बैठ गए, या क्या तुम डिप्रेशन का बहाना लेके बैठ चुके हो, मर्द हो यार निकलो। तो ये वाला आपने कभी फेस किया, ऐसे लोग कभी मिले हो जिनको लगता है यार उनको मर्द के नाम पे बहुत दिनों तक दबाया गया, बट वो अंदर से बेचारे टूटे हुए थे, या उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें किसी बात करने वाले की ज़रूरत थी? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर, हर जगह आपको मिल जाएगा। अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, राइट। कि जो व्यक्ति आकर के ये कह रहा है कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता, पागल है क्या, ठीक है, जा कर के यहाँ खेल के आ जा, ये खा के आ जा, ठीक हो जाएगा,
तो ये एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। इसे हम टेक्निकली कहते हैं कि मेंटल हेल्थ के अराउंड स्टिग्मा है लोगों के अंदर, और यही कारण है कि स्टिग्मा एग्जिस्ट करता है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने जाके किसी से बात करी तो या तो इस तरीके से इनवैलिडेशन मिलेगा, ठीक है, और स्टोरी बना दी जाएगी, या फिर कोई मजाक बना देगा, मेंटल हो गया, पागल हो गया, इस तरीके की बातें कर देगा। राइट। तो इसीलिए लोग, अगर आपके शरीर में इशू हो, आप फटाफट बता देते हैं जी मेरा सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, घुटने दुख रहे हैं, आप इजीली बता देते हैं। आपको कोई शर्म नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है इसके अराउंड, ठीक है। और कोई आके आपका मजाक नहीं बनाने वाला कि घुटना दुख रहा है तो कहेगा, जाके नुस्खा बताएगा कि ये कर ले, तुरंत दवाई बताते हैं। हाँ, घरेलू नुस्खा बता देगा या डॉक्टर का बता देगा, कुछ ना कुछ आपको नुस्खा बताएगा वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आप जाके बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई मजाक बना देगा या इनवैलिडेट कर देगा। और कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी की वजह से शायद आपने भी किया था, जो व्यक्ति सपोज कि आज डिप्रेशन में, लेकिन पहले जब उसने डिप्रेशन के बारे में लोगों में सुना था तो उसने भी इनवैलिडेट शायद किया था। तो अब जब आज उसके ऊपर बीत रही है तो वो सोच रहा है कि मैं जाके कैसे बताऊं। और इस वजह से लोग इतना स्मार्टली हाइड कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैंने बताया तो मैं वीक दिखूंगा, वल्नरेबल दिखूंगा और लोगों के सामने मजाक का पात्र बन सकता हूँ। तो समहाउ इसका परसेप्शन ऐसा है कि मेंटल हेल्थ इश्यू होना मतलब आप किसी काम के नहीं हो, वर्थलेस हो, आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो चुकी है और आप मेंटल हो चुके हो, पागल हो चुके हो। ये एक जनरल परसेप्शन लोगों में आज के टाइम पे भी ये परसेप्शन एग्जिस्ट करता है, मेट्रो सिटी में भी। यस, इवन सिटीज में भी एग्जिस्ट करता है। और आप देखें, इसीलिए माँ बाप जो बच्चे की हल्की सी टसक भी निकल जाए तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसी चीजें हैं कि माँ बाप के बीच में रहते रहते बच्चे सुसाइडल होते हैं और माँ बाप तक को पता नहीं चलने देते, इतना खूबसूरती से हाइड कर लेते हैं। और आप देखें कई सुसाइड के केसेस में इवन माँ बाप से इंटरव्यू होते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा कर सकता, हम ये मान ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं था कुछ, हम ये मान ही नहीं सकते। तो इतना कितना क्वाइटली उसने छुपा लिया। कई ऐसे केसेस आप देखोगे कि सुसाइड के एक रात पहले बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, बंदा नाच रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अगले दिन उसने सुसाइड कर ली। तो आप कई वीडियोस में देखेंगे कि वन डे बिफोर द सुसाइड दिस वाज द पर्सन। So people are so good at hiding it because they are afraid that if I let people know I will be considered weak, because उन्हें वो जो support आसपास से मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। So for that reason it is important to normalize. राइट। नॉर्मलाइजेशन, स्टिग्मा कब टूटेगा? जब नॉर्मलाइज होगी चीज़ें। तो नॉर्मलाइज कैसे होंगी? इन पे बात करके, जैसे आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो जो भी लोग इन्हें सुनेंगे दे विल बिकम अवेयर कि यार ये नॉर्मल चीज़ है, बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली, कोई जैसे शरीर में इश्यू होता है वैसे ही इसमें इश्यू होता है, और आप इसको क्योर कर सकते हैं, आप इससे बाहर आ सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, आपको प्रोसेस से गुजरना है, बस दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो आज आप देखें कि भारत ओवरऑल बहुत इवॉल्व हो रहा है इस मेंटल हेल्थ के कैटेगरी में। तो आप देखें तो मैं खुद इनर वेलनेस पे पॉडकास्ट चलाता हूँ, कई सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आकर के पॉडकास्ट पे ओपनली बात करते हैं अपने इश्यूज़ के बारे में। तो मेनी टाइम्स दे टॉक ओपनली अबाउट देयर इश्यूज़, कि उनका कोई पैनिक या एंजाइटी का इशू था, तो आज वो आके नॉर्मली बात करना चाह रहे हैं। पहले उनके पीआर वाले बात नहीं करने देते थे या छुपाते थे, नहीं तुम तो स्टार हो, तुम कैसे बात कर सकते हो। आप अगर, मुझे सबसे बढ़िया बात लगी इस बार, अगर कॉफ़ी विद करण आपने इस बार का नोटिस किया हो तो कॉफ़ी विद करण में बहुत सारे एपिसोड्स में करण जौहर ने एंजाइटी की बात करी है, डिप्रेशन की बात करी है, सैडनेस की बात करी है। इवन आई थिंक सैफ अली खान वाज टॉकिंग अबाउट इट, विराट कोहली ने भी इस पे बात करी, दीपिका पादुकोण ने तो बहुत लाउडली इस पे कहा है। तो अब ये चीज़ें जब हाईली सक्सेसफुल लोग ये जिक्र छेड़ते हैं कि हम भी इन फेजेस से गुजरे हैं लाइफ में, तो नाउ स्टिग्मा ब्रेक होगा। मतलब कि अगर आप भी गुजर रहे हो तो अब ये नहीं है कि सक्सेसफुल लोग भी गुजरते हैं, बिलियनियर्स मिलियनियर्स भी गुजरते हैं, और इससे गुजर रहे हैं आप, ये प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप इससे फाइट करके आप अगर कम बैक करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें आपने एक माँ बाप वाली जिक्र की थी, दूसरी की लोग हाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो ये कि जो बच्चों के ऊपर ट्रॉमा है, जो बचपन में किसी के साथ कोई घटना घटी,
मान लो किसी ने फर्स्ट स्टेज पे आया, उसको लगा कि मैं झेल नहीं पाऊंगा, उसने सुसाइड कर लिया, बट कोई अगर नहीं कर पाया तो वो क्या उसके साथ लाइफ टाइम तक रहता है, या वो उसके पास कभी ना कभी वो अटैक आता है उसके दिमाग में, या वैसी टेंडेंसी आती है उसको कि भाई बचपन मतलब बचपन वाली चीज़ें होती है ना, रिकॉल करती रहती, आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं चीज़ें बैठी हुई है? देखिए, बचपन के ट्रॉमास रहते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम आपके साथ में रहते हैं अगर उन्हें हील नहीं किया जाए तो। ओके। और हील करने का मतलब क्या है? मतलब आपका कंसल्टेंसी है? हाँ, हील करने में कई चीज़ें हैं, प्रोफेशनल हेल्प्स लगती हैं, जी। ठीक है। तो जैसे मैं तो साइकाइट्रिस्ट तो हूँ नहीं, तो जो लोग साइकाइट्रिस्ट होते हैं जिन्हें साइकोलॉजी की भी समझ है, मेडिसिन की भी समझ है, वो उसके जरिए होती हैं। थेरेपी के ऑप्शंस होते हैं, थेरेपी के ऑप्शंस होते हैं, काउंसलिंग के ऑप्शंस होते हैं, कई मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज़ होती हैं जिनके जरिए आप हेल्प ले सकते हैं, राइट। जैसे मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और माइंडफुलनेस, इस प्रकार के मेडिटेशंस, ये सब चीज़ों के जरिए मदद करता हूँ लोगों को, तो उसमें हमें रिजल्ट मिलता है, काफ़ी लोगों को उसमें हेल्प मिलती है। तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन अलग अलग रूट में वो जा सकता है, उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, राइट। बट इनको हील किया जा सकता है, यू कैन ओवरकम इट। तो सपोज आपका कोई अगर बिल्कुल जनरल सेंस में बात करूं ताकि आम व्यक्ति भी समझ समझे, पाए, ज़्यादा टेक्निकल ना जा करके, कि सपोज ज़्यादातर बचपन का ट्रॉमा जो दिखता है अब्यूज़ का दिखता है, कि बचपन में कोई अब्यूज़ हुआ था, कि कोई चाइल्ड में किसी ने अब्यूज़ कर दिया आपको, ठीक है, बॉय हो गर्ल हो, और बहुत सारे बच्चे अब्यूज़ होते हैं। कई आप रिपोर्ट देखेंगे तो आप 10 में से कहते हैं कि 5 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी चाइल्ड अब्यूज़ से गुजरते हैं। तो कई लोगों में ऐसा होता है कि वो अब्यूज़ अगर वहाँ पे रह गया है, वो ट्रॉमा अगर वहाँ पे रह गया है, तो वो ट्रॉमा उस व्यक्ति की बॉन्डिंग स्टाइल को इम्पैक्ट करता है, अटैचमेंट स्टाइल को इम्पैक्ट करता है, फ्यूचर में वो रिश्ते कैसे बनाएगा, लोगों पे कैसे ट्रस्ट करेगा, उसको इम्पैक्ट करता है। तो इन ट्रॉमास का इम्पैक्ट आपके बिहेवियर लेवल पे काफ़ी मिलता है, राइट। तो फिर आप उन्हें मदद कर सकते हो कि उस ट्रॉमा को एक नए पर्सपेक्टिव में कैसे देखें, उस ट्रॉमा को, कई बार उस मेमोरी को आप डिसोसिएट कर सकते हो, क्लाइंट को उस मेमोरी से डिसोसिएट करना, उससे कुछ लर्निंग्स ले लेना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं उसे हील करने के लिए। मगर मेरा जहाँ तक मानना है, ज़्यादातर केसेस में अगर इफ़ द पर्सन इज़ विलिंग टू कम आउट ऑफ इट, अगर वो ओपन है शेयर करने के लिए, विलिंग है इससे बाहर आने के लिए, तो थेरेपीज़ के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में, होलिस्टिक अप्रोच के साथ में, आप डेफिनेटली इससे बाहर ला सकते हैं। ठीक है। अभी जो हाइड करने वाली बात है, फिर मैं उसी पे आऊँगा कि बच्चे हाइड कर लेते हैं, ये तो समझ में आती चीज़ें। अब आपका कोई पार्टनर है, वो रूममेट हो सकता है, आपके 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 लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो हाइड कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे समझा जा सके कि शायद कुछ ना कुछ दिक्कत में है, ये बता नहीं रहा है? हाँ, सिम्टम्स हमेशा देगा। कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइडल थॉट से गुजर रहा है, या डिप्रेशन से या गुजर लो रहा फील है, कर रहे हैं। या डिप्रेशन से गुजर रहा है, ठीक है, तो उसके हिंट जरूर मिलेंगे आपको। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मेंटल स्टेट डिटेरियोरेट हो रही है और उसका आपके बिहेवियर में कोई एक्सप्रेशन ना आए। बिहेवियर में ज़रूर एक्सप्रेशन आएगा। और जिसमें से कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक होता है आइसोलेशन, जो बहुत देखा गया है। आइसोलेशन का मतलब अकेले रहना पसंद कर रहा व्यक्ति थोड़ा अकेले रहने चालू कर देता है। मतलब कि जहाँ पे भी गैदरिंग्स हैं या मेलजोल की बात है, अच्छा इंट्रोवर्ट्स भी ऐसा करते हैं, लेकिन अगर बंदा डिप्रेसिव है तो पहले वो आउटगोइंग था, लेकिन अब वो अवॉइड कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। कुछ लोग नेचुरली इंट्रोवर्ट है, वो हमेशा से ही नहीं चाहते, ज़्यादा अकेले में रहना उन्हें पसंद होता है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर व्यक्ति डिप्रेसिव है तो उसके अंदर आप आइसोलेशन का सिम्टम ज़रूर देखोगे। समहाउ उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा लोगों से जाने का, मिलने का, पब्लिक गैदरिंग में जाने का, डिसइंटरेस्ट में वो लगेगा। आइसोलेशन एंड डिसइंटरेस्ट। अच्छा, डिसइंटरेस्ट एक और चीज़ में होता है कि पहले वो जिन चीज़ों को एंजॉय करता था, उन चीज़ों के प्रति वो डिसइंटरेस्टेड होने लगेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे, आइसोलेशन, अकेलेपन की तलाश में रहना, और डिसइंटरेस्ट एक्सपीरियंस करना कि जो पहले चीज़ें थी वो पहले ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, अब उन कामों से भी वो दूर भागता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये दो बहुत सटल सिम्टम्स हैं जो उनके बिहेवियर्स में आपको बार बार दिखेंगे। और इनफैक्ट जो लोग सुसाइडल होते हैं वो तो कई बार अपनी बातों में भी
मौत का जिक्र बहुत करने लगते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर इस तरीके के सवाल करने लगते हैं कि अगर मैं ना रहूं तो तुम कैसे कैसे जी जियोगे, पाओगे, राइट। ठीक है, अगर मैं ना रहूं तो कैसे तुम जियोगे ज़िंदगी के अंदर। तो इस तरीके के कई सवाल वो करते हैं। तो इसको कभी मजाक में कंसीडर नहीं करने का। अगर आपके परिवार में कोई भी आकर के आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि अगर मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे, दैट्स नॉट अ जोक। हो सकता है वो जोक कर रहा है, बट दैट्स नॉट अ जोक। यू शुड always be careful if the person is asking that question. You should ask, why are you asking this question? Are you all right? Right? So उसको मजाक में न डालें अगर इस तरीके का सवाल व्यक्ति करता है तो। राइट। तो ये कुछ सिम्टम होंगे, सटल सिम्टम्स होंगे जो आपको दिखेंगे व्यक्ति बाकी के और भी अंदर। सिम्टम्स हो सकते हैं दूसरे भी। जैसे मैं एक आदमी से मिला दूसरे था। दूसरे सिम्टम्स में आप लोग पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल हो मुश्किल सकता है, इसमें पकड़ में आ जाती हाँ, चीज़ें। ये चीज़ें आप देख सकते हो, एज एन आउटसाइडर आप देख सकते हो। बाकी तो अंदर बहुत सैडनेस रहती है, अननेसेसरी कई बार बॉडी में विदाउट रीज़न पेन रहना, लो एनर्जी रहना, फटीग आ जाना, ये ब्रेन फॉग रहना, ऐसी बहुत सारी सिम्टम्स हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें आप नहीं देख पाओगे, बाहर का व्यक्ति नहीं देख पाएगा, उसका जो एक्सपीरियंस कर रहा है वही बंदा देख पाएगा। तो वो चीज़ें वो इजीली छुपा सकता है आपसे। राइट। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक किसी एक्टर का, तो उन्होंने बोला था कि मुझे लिफ्ट में डर लगता है। तो फोबिया है लिफ्ट का, तो ये भी पार्ट ऑफ इसका ही है, जैसे इस तरह की फोबिया होना। हाँ, मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। हिस्सा है। फोबिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो कन्फाइंड प्लेसेस का, नैरो प्लेसेस का जो फोबिया होता है, इसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ओके। तो क्लस्ट्रोफोबिक लोग जो होते हैं वो क्लोज जगहों पे, जो छोटी जगहें होती हैं, क्लोज होती हैं, अच्छा। उनमें नहीं रह सकते। जैसे एरोप्लेन से इन्हें डर लग सकता हाँ। है, ठीक है। राइट। लिफ्ट का कॉमन होता है। हाँ, एक मेरे दोस्त हैं, वो बड़े साले में, वो फ्लाइट से नहीं ट्रेवल करना चाहते हैं। हाँ, आई थिंक मुझे कौन किस्सा बता रहा था, मैं नाम भूल गया उनका, अपने मनोज कुमार जी का वो किस्सा बता अच्छा। रहे थे कि मनोज कुमार जी कौन सी पिक्चर की शूट थी जिसके लिए बाहर जाना था, तो उन्हें इतना फोबिया था फ्लाइट का कि उन्होंने शायद 20-25 दिन शिप से ट्रेवल करके वो वहाँ पे पहुंचे थे। बाप रे। ऐसा उन्होंने किया था। बिकॉज अभी मैंने देखा था इनका इंटरव्यू अजय देवगन का, उन्होंने बोला था कि मुझे लिफ्ट में डर लगता है, फोबिया है लिफ्ट से, क्लस्ट्रोफोबिया है। एक मैं एक्टर, मैं उनका नाम नहीं याद आ रहा, अभी बस लेटेस्ट एक्टर है, मतलब अभी बड़े स्टार हैं, उन्होंने बोला था कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकता है, उनको अपने बेडरूम में कोई चाहिए, सो नहीं सकते वो। अब ये एक अलग तरह की चीज़ है कि आप हमेशा डार्कनेस का, कईयों में डार्कनेस का रहता है। बट ये जनरल है, मतलब कि ये मोस्टली जनरल है। इतना डार्कनेस का मैक्सिमम लोगों को रहता ही है। थोड़ा बहुत डर सभी में रहता है, अकेले की दिक्कत है प्रॉब्लम। बट जो फोबिया क्या है, जो कंप्लीटली इरेशनल है, जिसके पीछे कोई रीजन, लॉजिक ही नहीं है, बस आ गया आपके मन में, ठीक है। जैसे कॉकरोच का फोबिया है लोगों को लिजर्ड्स का फोबिया होता है, जर्म्स का फोबिया है लोगों को, कि हाथ दिन में 50 बार हाथ धोते हैं। जर्म्स का फोबिया कि देखता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को, जर्म्स ना हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके के भी होते हैं फोबिया। मेरे घर पे एक हाउस हेल्प है, उनको देखता हूँ 6 बजे के बाद, 6 बज गए, अब लाइट जाए या ना जाए, मतलब सन सेट हो ना हो, बट वो हनुमान चालीसा, अगर मैं नहीं हूँ घर पे तो गेट खोल के हनुमान चालीसा चल रहा है। इनका होता क्या, बोलता नहीं भूत आ जाएगा, मतलब ऐसे कौन सा डर, वो बचपन की भी मुझे लगता है ये चीज़ें होती है, चाइल्डहुड से भी आपकी कई बार कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो आपके में। जैसे कई केसेस में बचपन में आप सपोज कि बाथरूम में आप बंद हो गए थे, गेट कुंडी लग गई थी और आप बहुत समय तक बंद रहे, दैट कैन ट्रिगर। आप किसी लिफ्ट में फंस गए थे, उस इवेंट के बाद आ सकता है। तो फोबिया जरूरी नहीं है कि बचपन से ही आपको होगा, फोबिया कई बार किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद में आ सकता है। फोबिया क्या है, वेरी क्विक लर्निंग। फोबिया क्या है कि एक चीज हुई, इवेंट हुआ आपके पास में, और उस इवेंट को आपने लर्न कर लिया कि दिस इज डेंजरस फॉर मी, उसको फिर हटाया जा सकता है, एंड नाउ आप उससे दूर भागते हो, लाइफ टाइम अवॉइड करते हो उस चीज से, राइट। और फोबिया में स्पेशली जैसे कॉकरोच का फोबिया है या डॉग्स का फोबिया होता है जिन लोगों में, कई ऐसे फोबियाज में ऐसा है कि जैसे आप अगर कॉकरोच को देख रहे हो तो आपको वो कॉकरोच जो दिख रहा है, जहां पे बैठा है आपको वहीं दिख रहा है, इसलिए आपको उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन जिनको फोबिया होता है ना, वो अगला फ्रेम इमेजिन करते हैं, अब वो इधर है, वो उसको वहां बैठे हुए नहीं देख सकते। उनका अगला फ्रेम है कि जैसे ये कॉकरोच जंप करके मेरे ऊपर आ रहा है, तो उनके माइंड में ये वाला फ्रेम चल रहा है, जंपिंग ऑन देम। तो कॉकरोच अगर आप पे जंप करके आए, तो आप कौन सा लॉजिकली ऐसे बैठे रहते हैं? बिल्कुल, मैं भी नहीं बैठूंगा, तो एकदम से कुछ तो करेंगे, बिल्कुल, राइट। तो एक्चुअली फोबिया वाले लोगों में नेक्स्ट फ्रेम उन्हें नजर आता है
उन्हें वो वाला फ्रेम नहीं दिखता सिर्फ। तो बाकी जो नॉर्मल है उन्हें वही फ्रेम दिखता है जो है। जिन्हें लिजर्ड्स का फोबिया होता है, लिजर्ड्स का तो छोटा मोटा डर सभी को लगता है, Right, कोई right. भी उससे दूर रहेगा। Right. लेकिन जिन्हें फोबिया ना, वो देखते ही चीख निकलती है उनकी। क्यों? क्योंकि उन्हें वो लिजर्ड उस दीवार पे नहीं दिखती है, अपने पे जंप होती हुई फ्रेम लगती है उनको कि ये फ्रेम चल रहा है अभी। दिस इज व्हाट दे। डॉग्स में अगर आपको Dogs का तो होता प्यार ही है। करते हो आप डॉग से, तो आपको इमेज बनती है कि अभी ये आकर के मुझे किस करेगा या मैं इसको प्यार कर सकता हूँ। लेकिन जो डरते हैं उन्हें क्या फ्रेम दिखती है? डॉग वहां पे खड़ा हुआ नहीं दिखता, उन्हें डॉग उन पे जंप करता हुआ ये Right, right. इमेज दिखती है, ये फ्रेम दिखता है। तो कई केसेस में व्हेन आई हेल्प पीपल थ्रू माइंडफुलनेस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो इन चीज़ों पे हम कई बार उस फ्रेम को शिफ्ट करवाते हैं। अच्छा, हाँ, कि वो उसको वो फ्रेम ना दिखे। और ये क्या प्रोसेस होता है, मतलब ऐसे कुछ? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि कई बार रिपीट कराना होता है कि जब भी आप उस राइट लिजर्ड को देख रहे हैं, उसको रिवर्स में चलते हुए देखें, इसके अच्छा। पिछले फ्रेम बनाएं कॉन्शियसली कि ये अगर उल्टी मूव करती हुई दिखेगी और आपसे दूर जाती हुई दिखेगी तो कौन से फ्रेम बनेंगे। जैसे आप देखो उसके रिवर्स चलते हुए फ्रेम बनाओ। तो लगातार अभ्यास करने से हमने देखा है कि बहुत नॉर्मल हो जाता है व्यक्ति। और जो नॉर्मल व्यक्ति जिसे डरता है, सिर्फ उतना ही डर उसके अंदर रहता है उसको, क्योंकि वो जो अगला फ्रेम आ रहा है वो फ्रेम उसको नहीं मिलता है। इस वजह से बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, जो रिएक्शन उसका नर्वस सिस्टम दे रहा है, राइट, वो रिएक्शन नहीं आता है। जैसे कई बार जब कभी आपसे कोई कार एक्सीडेंट हो जाए, तो आप जब भी फिर अगली बार गाड़ी चलाते हो तो आपके दिमाग में लगता है अरे यार फिर से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बट आप रेगुलर जब गाड़ी चलाते हो तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें आप सेटल हो जाती है, फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें रहती नहीं है, राइट। है ना? इस तरह का ही प्रोसेस शायद Yes, yes. आपका हो, है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये है कि काफ़ी फिट लोग, जैसे आपने बोला कि गांव में लोग एक्टिव हैं और यहाँ पे लोग बहुत बैठे हुए भी रहते हैं, शहरों में स्लीपिंग डिसऑर्डर भी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो फिट भी हैं, सोते भी सही टाइम पे, खाते भी सही टाइम पे, उनमें ये पॉसिबिलिटी है इस तरह की मेंटल हेल्थ की? हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो। सी फिट हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं बाहर से, लेकिन उनके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते, ठीक है। हो सकता है उनके रिश्तों में कोई टर्मोइल चल रहा हो सकता है कि वो फिटनेस है, सब कुछ है, लेकिन उनका पास्ट का कोई अब्यूज या ट्रॉमा है जो उन्हें बार बार परेशान करता है, ये भी हो सकता है। और कई केसेस में जेनेटिक्स भी रोल अदा करती है। देयर इज अ रोल ऑफ जेनेटिक्स एज वेल। मेरा अगला क्वेश्चन जेनेटिक भी था। अच्छा, आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो अगर कम्प्लीटली डिसरप्टेड है और आप जेनेटिकली प्रोन हो, प्रोबेबिलिटी है आपके अंदर उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को आने की, तो कई बार आप फिट रहते हैं, एक्टिव लाइफ जीते हैं, उसके बावजूद भी आ सकता है, मगर बहुत कम चांसेस हैं आने के, मगर आ सकता है। राइट। जैसे आप बढ़िया एग्जांपल इसका मिलता है कि सुशांत राजपूत को आप अगर देखें तो वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड one of the toppers and very active life and successful as well, right? But I think जहाँ तक मैंने बाहर से सुना है, एग्जैक्ट रियलिटी तो मैं 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता, बट बाहर जितना सुना है कि दैट ही वाज टेकिंग पिल्स, उनको जो बायपोलर की बात करते हैं या उनको पिल्स की बात करते हैं कि वो कुछ पिल्स ले रहे थे, राइट? तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है आप फिट हो, हेल्दी हो। जैसे दीपिका ने कहा कि वो किसी ब्रेकअप से गुजरी थी तो उसके बाद में वो डिप्रेशन में थी, बट शी वाज गोइंग जिम एंड शी वाज एक्टिव, शी वाज सक्सेसफुल, सब कुछ था, ठीक है। तो हम लोग क्या होलिस्टिक बीइंग्स हैं, हमारे सभी लाइफ एरियाज रिलेटेड है आपस में। तो कई बार हो सकता है कि आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, पैसा ठीक है, आप जिम जा रहे हैं, मगर आपका रिश्ता खराब हो गया है, राइट। तो वो खराब रिश्ता कई बार आपके मन पे प्रभाव डाल सकता है, आपको बैड फील करा सकता है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि कुछ सेलेब इस पे या कुछ बड़े लोग इस पे बात भी करते हैं, और बट आपको लगता है कि जब आपने बोला कि आप सक्सेसफुल हैं, आप फिट भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी आता है आपके अंदर, जिसके कारण ये डिप्रेशन या इस तरह की फील आपको आपके अंदर आती है? जैसे लाइक एग्जांपल देता हूँ कि आप बीटेक में थे और आप वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड होंगे, अब आपकी लाइफ कंप्लीट प्रोफेशनल वाली है, आप दिन भर क्लास लेते हैं, वेबिनार लेते हैं, लोगों को हील करते हैं, बट आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती थी एक टाइम पे, है ना, फन करना, मस्त, वो कहीं ना कहीं छूटता है या उसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में तो रहता है कि जो हैप्पीनेस जो आती थी उन चीज़ों से,
तो सेलेब या बड़े लोग जब आप सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से छूट जाती है, आपके बेसिक्स जिस पे आपको हंसी आती थी, जिस पे आपको रोना आता था, अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हंसने के लिए भी आपको एक जेन्युइन रीज़न चाहिए होता है। तो ये सब रीज़न हो सकता है कि आपका अकेलापन, आपका रूट से छूटना, आपके दोस्तों का छूटना। हाँ, मतलब इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं नहीं है। है, इतना कुछ खास बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, मगर आप जैसे आप अगर बिल्कुल अकेले हो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे इवॉल्व करा रहा है। हाँ, ये या आप बात सही जिस बोली। काम पे हो उस काम को लेके कितना अगर आप इवॉल्व हो। पैशनेट हो, ठीक है, तो ऐसा काम आप कितनी भी देर कर लो, अब जैसे सचिन कितना भी क्रिकेट खेल ले, उसे लोनली फील नहीं होने वाला, बिकॉज उसके पूरा जीवन उसी के अराउंड रिवॉल्व होता है। दैट्स नॉट गोइंग टू मेक हिम डिप्रेस्ड इफ ही इज प्लेइंग मोर और वर्किंग मोर। तो इसमें जो मेन है, कई बार सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि अगर आप आइसोलेट हो गए हो और आप अगर इशू से गुजर रहे हो, आप अगर सेटबैक से गुजर रहे हो, लो मूड से गुजर रहे हो, डू यू हैव समबडी जिसके साथ जाके आप अपनी बात कर सकें। वीक साइड दिखा सको। इसलिए कहते हैं ना कि एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप नॉन जजमेंटली रह सको, वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होता है। मतलब मेंटल हेल्थ से डील करने में फ्रेंड्स जो है ना बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, अगर अवेयरनेस पूरी रहे तो। और बहुत केसेस में होता भी है, फ्रेंड्स का जो सपोर्ट रहता काम है करते हैं। वो आपको बहुत मदद करता है। अच्छे फ्रेंड्स होना, क्योंकि कई बार कई चीज़ें आप अपने माता पिता से नहीं शेयर कर सकते राइट, बिल्कुल सही। जो आप अपने दोस्तों से शेयर कर पाते हैं। ब्रेकअप से गुजरना या ऐसी जो इवेंट्स होती हैं, ऐसे में फ्रेंड्स का जो सपोर्ट रहता है वो डेफिनेटली, जैसे बिजनेस का अप डाउन आप घर वालों से बताने में थोड़ा फ्रेंड्स मुश्किल का होता है। सपोर्ट बहुत ही पावरफुल रहता है। अच्छा, अब इसके हील वाले प्रोसेस पे ही हम लोग रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि कोई एक आदमी है या मैं हूँ, मैं एक एंजाइटी फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे अंदर, तो पहला स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, एंजाइटी में क्या है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया है। आप फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर हैं, मतलब कि आप अपनी बुद्धि से कट चुके हैं और आपका जो लोअर रीजन है ब्रेन का, वही आपकी बॉडी को चला रहा है। तो एंजाइटी का मतलब है कि थोड़ी हार्ट बीट बढ़ेगी और सफोकेशन, गले में चोकिंग महसूस हो सकती है, पेट में बटरफ्लाइज एक्सपीरियंस हो सकती हैं, हैवीनेस चेस्ट में आ सकती है, नेक में आ सकती है, हेड में आ सकती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। तो जब भी आप ये एक्सपीरियंस करें तो इससे रूट से तो नहीं निकलेगा जो मैं कह रहा हूँ उससे, लेकिन उससे उस समय बहुत रिडक्शन हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग ट्राई करें, दैट यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल एंड यू हैव टू एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। और माउथ से एक्सेल करते समय ऐसे जैसे कि स्ट्रो में हवा भर रहे हो। तो अगर मैं करके बताऊं तो यू हैव टू इनहेल, दिस इज हाउ यू हैव टू इनहेल एंड एक्सेल। यू डू 7 to 11 राउंड्स, 7 से 11 राउंड इसके गिन के कर लें। तो इससे ये देखा गया है कि आप सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में आ जाते हैं, यानी कि जो आपका रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स है नर्वस सिस्टम का, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये आप तुरंत कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि आपकी जो इंटरनल स्टेट है वो आपकी फिजियोलॉजी पे रिफ्लेक्ट होती है, और आपकी फिजियोलॉजी जो होती है वो आपकी साइकोलॉजी पे रिफ्लेक्ट होती है। तो आप तुरंत अपने पोस्चर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ब्रीदिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने फोरहेड को रिलैक्स कर सकते हैं, अंदर एक आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं दैट माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड, इसी टोनैलिटी में, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम रिलैक्स्ड, दिस इज़ वॉट यू कैन डू एज वेल। तो ये भी आप कर सकते हैं इंटरनल अफर्मेशन उस पॉइंट पे। रूट से नहीं जाएगी, रूट के लिए थोड़ा सा उसका कॉज समझना पड़ेगा कि एंजाइटी रूटेड कहाँ से है, कहाँ से आई है, क्या कोई पास्ट का इशू है या कोई सेटबैक है जहाँ से ये आ रही है। वो सब समझने के बाद में आप डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। और साइकेट्रिक एवेल्युएशन भी ले सकते हैं आप, कि एग्जैक्टली असेसमेंट्स होते हैं जिन असेसमेंट्स में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एंजाइटी का लेवल क्या चल रहा है, आपका अर्ली लेवल है या सीवियर लेवल है, तो वो लेवल आपको पता चल जाएगा। राइट। अच्छा, मेडिटेशन, चैंटिंग, योगा, ये सब कितने हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में? चैंटिंग मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इस पर कह पाऊँगा, लेकिन मेडिटेशन इन योगा का बहुत फ़र्क है। या सी, योगा जब आप करते हैं तो योगा आपकी इनर केमिस्ट्री को बैलेंस करता है। आप एक पोज में जाते हैं तो उस पोज में आपका माइंड कंसंट्रेट करता है, आपकी फोकस और कंसंट्रेशन बनती है। तो योगा और मेडिटेशन दोनों ही मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं, और मैं कहूँगा क्योर से ज़्यादा
प्रिवेंशन में बहुत मदद करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लोग ना वेट करते हैं क्योर और प्रिवेंशन। आप प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, यानी कि अगर आप जैसे मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्टिव लाइफ जीते हैं, अच्छा फूड लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, ब्रीदिंग प्रॉपरली करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके मेंटल हेल्थ इश्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मैं जहाँ ज़्यादातर कोचिंग करता हूँ, मैं प्रिवेंशन पे भी बहुत कोचिंग करता हूँ, ठीक है, कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, आप ब्रीदिंग कीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल लीजिए, डाइट अच्छी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो ये करने से क्या होगा कि आने के चांसेस बहुत कम होंगे। एक बार मेंटल हेल्थ इशू आ गया, फिर उसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन प्रिवेंशन जो है वो आसान प्रोसेस है। और अनफॉर्चुनेटली हम हेल्थ के बारे में तब सोचते हैं जब हेल्थ खराब होती है, बिल्कुल, तब तक हम सोचते नहीं है। खासकर मेंटल पे तो लास्ट स्टेज पे ही सोचते हैं। वो फिजिकल में भी आप देखें, लोग जब तक बीमारी नहीं आती तब तक हेल्थ कहाँ सोचते हैं। Right. एक बार बीमार हो गया व्यक्ति, तब उसे सिर्फ हेल्थ चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अभी मेरे को बस ये खांसी चली जाए, जुकाम चला जाए, चाहे कोई भी दवाई दे दो मुझे। आप बीमार व्यक्ति को देख लेना, उससे पूछो क्या चाहिए, उसके दिमाग में एक ही चल रहा है, भाई ये ठीक हो जाए, बाद में सब करूंगा मैं। उससे Right. उसका कहीं मन नहीं लग रहा, सिर्फ हेल्थ में मन लग रहा है। तो प्रिवेंशन पे फोकस होना चाहिए, प्रिवेंशन पे बहुत फोकस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली फोकस कहाँ है, क्योर पे। क्योर पे पूरा मेडिकल साइंस जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, क्योर पे हो रहा है, जो कि है इम्पोर्टेंट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटीज़ को, सभी को प्रिवेंशन पे भी बहुत अच्छा काम करना चाहिए। क्योर तो चाहिए, क्योंकि आप कितना भी प्रिवेंट करें, कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते रहेंगे। तो मेडिकल साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लोगों की आयु बढ़ाने में, लेकिन वो क्योर लेवल पे है, प्रिवेंशन लेवल पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग प्रिवेंशन लेवल पे सीरियस नहीं है। तो जैसे कि आपका तो मुझे लगता है कई लोगों से डेली कुछ न कुछ लोग मिलते ही होंगे ऐसे, जिनका सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहें आपकी ये केस में, मतलब मैंने उनको ऐसी अपनी कोर्स दी और उनको फ़ायदा हुआ, या फिर उन्होंने अच्छा काम कर लिया, बाद में बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं। तो जैसे मेरे खुद के लाइफ कोचेस, मेरे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें मैं लोगों को लाइफ कोच बनाता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो ऐसे मेरी कई स्टूडेंट्स रहे हैं मतलब जो कभी बोल नहीं पाते हो और अभी ये जो स्टेज फोबिया में थे, आज उस फोबिया से निकल करके काम ही पब्लिक स्पीकिंग का कर रहे हैं, जैसे मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज फोबिक लड़का रहा हूँ, इंट्रोवर्ट, डीप इंट्रोवर्ट लड़का रहा हूँ, और आज स्टेज पे ही जीवन चलता है। मुझे कितने हैं, मैं 19 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, आज 36 साल का हो गया, 17 साल करीब हो गए हैं स्टेज पे चलते रहे। ये कैसे जर्नी कैसे शुरुआत हुई आपकी? मैं शुरुआत में स्कूल्स वगैरह में पहले ट्यूशन पढ़ाता था, फिर मेमोरी की क्लासेस स्कूल्स वगैरह में लेता था, और फिर बाद में मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सक्सेस, जैसे जैसे बिजनेस बनने लग गया तो फिर बिजनेस पे स्टार्टअप्स को मेंटर करना, फिर ये सब चीज़ें चालू हो गई। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो मेरे कई स्टूडेंट कई ऐसे हैं जो डिप्रेशन से बाहर आकर के आज लोगों को हेल्प कर रहे हैं, प्रिवेंशन में हेल्प कर रहे हैं। कई लोग उसमें से बाहर निकल के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन करके आज लोगों को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने। यस। अच्छा। तो बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब उन्होंने बाद में पढ़ाई की आपके यहाँ से जाने के बाद? यस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने और फिर बाद में हेल्प करी, तो वो भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी आपकी कौन कौन सी कोर्सेज हैं, क्या प्लान है? मतलब आपका जो आइडिया चल रहा है, जिसको मैंने देखा तो काफ़ी मुझे अच्छी फीडबैक भी मिल रहे थे लोगों के कि भाई उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग मतलब बेनिफिट भी लोगों को मिलता है। हीलियो माइंड, हीलियो लाइफ मेरा प्रोग्राम चलता है, जिसमें मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और स्पिरिचुअलिटी इन सबको मिक्स करके कुछ एक कोर्स है जो मैं लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कि वो प्रिवेंशन कर सकें, अपने आप से कनेक्ट हो सकें, अपना पर्पस ढूंढ सकें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक पर्पसफुल लाइफ जीना, अगर आप एक पर्पसफुल लाइफ जी रहे हो तो आपके मेंटल हेल्थ इशू आने के बहुत कम चांसेस हैं, अगर आपके लाइफ में एक मीनिंग है और एक पर्पस है। तो जिन भी लोगों को आप देखें जिनको एक पर्पसफुल लाइफ रही है जिनकी, उनको कम प्रोबेबिलिटी होती है मेंटल हेल्थ इशू आने की, और अगर आती भी हैं तो ओवरकम कर पाते हैं बिकॉज उनका जो पर्पस है। तो वो पर्पस कैसे फाइंड आउट करें, अपनी डीप वैल्यू से कैसे कनेक्ट हो,
कई बार आपकी जो डीप वैल्यू मतलब आपकी कोर वैल्यूज होती हैं। कोर वैल्यूज कोर वैल्यूज मतलब कि जो आप डीपली अनकॉन्शियसली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे फ्रीडम इज अ वैल्यू। ओके। तो फ्रीडम एक वैल्यू है जो कि बहुत कॉमन वैल्यू है सभी ह्यूमंस के अंदर। इसीलिए हम क्यों, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया तो हम क्यों गुलाम नहीं रहे? क्यों कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार थे? क्यों कुछ लोग जान देने के लिए तैयार थे? यानी कि ये फ्रीडम की वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू है कि आपके जीवन से भी इम्पोर्टेंट आप इसको रख सकते हैं। और ये आपके सबकॉन्शियस में चल रहा होता है, भले आप बोले ना बोले। यस। तो जैसे सपोज कि आप नौकरी में गए, वहां आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है और आपकी वैल्यू फ्रीडम की है। हर दिन जॉब वाले से पूछो, वो बोलेगा मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है। हाँ, तो अब ये व्यक्ति टेंशन में जिएगा, क्यों? क्योंकि अपनी वैल्यू से मिसअलाइंड है ये। तो कई बार मैंने देखा है कि आपकी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट इसलिए भी होती है क्योंकि आप एक कंप्लीटली मिसअलाइंड लाइफ जी रहे होते हैं, जहाँ पे आप अपनी डीपर वैल्यूज से अलाइनमेंट में आकर के अपने जीवन को नहीं जीते। इसलिए एक बात कही जाती है कि फुलफिलमेंट डज नॉट कम फ्रॉम अचीवमेंट, इट कम्स फ्रॉम अलाइनमेंट। तो आपके पास में घोड़े, गाड़ियां, बंगले सब हो सकते हैं, फिर भी आप डिप्रेस्ड हो सकते हो अगर आप अलाइंड नहीं हो अपने लाइफ के ट्रू पर्पस से, अगर आप अलाइंड नहीं हो अपनी डीपर कोर वैल्यूज से। वो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक लड़की है, उसका वैल्यू इंडिपेंडेंस का है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वो रहना चाहती, अपनी आइडेंटिटी में रहना चाहती, ये उसकी वैल्यू में है। और उसकी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहाँ पे पैसा बहुत है लेकिन घर वाले अलाउ नहीं करते लड़की को काम करना, फ्रीडम। तो अब ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। पैसा इसको जब मांगे तब मिल रहा है, बट शी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। अब ये लड़की खुश नहीं रहेगी, ये अंदर से एम्प्टी महसूस करेगी, अनफुलफिल्ड रहेगी। समाज कहेगा कि इसके नखरे हैं, समाज कहेगा सब कुछ होके भी ऐसा करती है, इसके तो नखरे हैं। लेकिन वो नखरे की बात नहीं है। आपकी जब डीप वैल्यूज फुलफिल नहीं होती हैं तो आपको एम्प्टीनेस महसूस होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को अपनी कोर वैल्यूज पता भी नहीं होती हैं। दे डोंट इवन नो कि मेरी कोर वैल्यूज है क्या। तो लोग क्या आपको गोल दे देता है, समाज आपको गोल दे देता है, आप उन गोल के पीछे भागने लगते हो, भागने लगते हो। ज़्यादातर 35 से 40 की उम्र जब आपकी आती है तब आप जागना शुरू करते हो। तब तक आप सोशल हिप्नोसिस में जीते हो। सोशल हिप्नोसिस क्या है कि समाज आपको एक हिप्नोसिस में रखता है कि पहले ये नौकरी करनी है तो आप पहले डिग्री ले ले, तो आप भागते डिग्री के पीछे भागे। फिर बोला अब अच्छी नौकरी ले, आप भागते पैसा कमाने के पीछे भागे। अब बोला अच्छी शादी कर, शादी के पीछे भागे। बोला अब बच्चा पैदा कर, आपने बच्चा पैदा किया। बोले अब खुद का घर बना, आपने खुद का घर बनाया। बोले अब गाड़ी ले, आपने गाड़ी ले ली। इसके बाद समाज आपको कोई टारगेट नहीं देता, ये समाज का आखिरी टारगेट है। इसके बाद सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है बताइए? कुछ नहीं। उसके बाद आप खुद समाज बन जाते हो और अब आप अपने बच्चों को ये सेम साइकिल रिपीट करने के लिए मोटिवेट करते हो। इसीलिए बच्चे होने के बाद में ये चीजें होने के बाद अब आपके पर्सनल गोल ज्यादा नहीं रहते हैं, अब आप इनको ये सेम लाइफ देना चाहते हो। ये पूरा सोशल हिप्नोसिस है, ठीक है। कहीं ना कहीं सिविलाइज जीने के लिए जरूरी भी है, लेकिन समाज को ये लोग कभी नहीं बदलते। समाज में जो बदलाव लाते हैं वो इस हिप्नोसिस की साइकिल से जो बाहर निकलते हैं वो बदलाव लाते हैं। और कहीं ना कहीं 35-40 की उम्र में आते आते ये हिप्नोसिस से आप बाहर आते हो और अब आपके अंदर सवाल उठने चालू होते हैं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, ये जो नौकरी कर रहा हूँ पैसा तो बहुत मिल रहा है इसके अंदर, बट मैं खुश नहीं हूँ इसके अंदर, आई एम नॉट हैप्पी। क्या तलाश कर, मतलब कि ऐसा समझे कि व्यक्ति को कहाँ जाना है ये नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं रहना ये उसको पता लग गया है। तो अब आप, मेरे कई स्टूडेंट हैं जो कंपनी के सीईओ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ऐसी सैलरी है कि मतलब साल का कोई 80 लाख करोड़ रुपए ऐसा पैकेज है, ज़मीन बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, पैसे हैं, ऐसे एक से एक हैं, लेकिन स्टिल दे से दैट आई डोंट फाइंड इट मीनिंगफुल ना। राइट। अच्छा, अब जैसे अपने समाज की बात की और फ्रीडम, दो चीज़ें आपने बोली। अभी क्या है, सोसाइटी तो ये बोलता है कि बच्चे को यार सब कुछ बच्चे के मन का ही करने दोगे क्या, तो फिर बच्चा फिर सीखेगा नहीं। मतलब बच्चा तो कुछ भी चाहता है करने के लिए, बच्चा चाहता है अभी खेलना है, मुझे पढ़ना नहीं है, तो वो फ्रीडम तो सोसाइटी देना नहीं चाहती कि नहीं भाई अभी तेरा पढ़ने का टाइम है, तेरा खेलने का टाइम इतने बजे से इतने बजे, और बच्चा चाहता है कि मुझे दिन में भी खेलना है। तो अब क्या हम उस फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि जो बच्चा चाहता है, ये हम चाहते हैं जो मैच्योरिटी आने के बाद जो आपकी फ्रीडम है, जो हम लोग जानते भी नहीं, जो इस पे अपने हम फ्रीडम एज ए वैल्यू की बात, एज ए वैल्यू की बात कर रहे हैं कि मन चाहे जीवन जीना सिर्फ वो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम एज अ वैल्यू, कि फ्रीडम मतलब कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी है। बट बच्चों पे जो दबाव डाला जाता है, बच्चों पे जो प्रेशर दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, आपको लगता है वो सही है? बहुत गलत है। मोस्टली हमारी पेरेंटिंग बिगड़ी हुई है पूरे इंडिया की।
मतलब ज़्यादातर आप देखें तो पेरेंटिंग बहुत बुरी हमारी बिगड़ी हुई है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग पे कोई टीचिंग ही नहीं है। ये तो सेल्फ वाली चीज़ है। मुझे आप बताइए, आप सिंपल साइकिल चलाना भी सीख रहे थे तो आप किसी को साथ लेके गए थे जिसने आपको साइकिल चलाना सिखाया, या फिर आप ड्राइविंग स्कूल में जाकर के आपने कार चलानी सीखी, आप एरोप्लेन चलाते हैं, आप एरोप्लेन की पूरी ट्रेनिंग होती है, रिगरस ट्रेनिंग होती है, राइट। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक कोई कुछ टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, आपको एक रिगरस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। आप सडनली एक दिन माँ बाप बन गए और अब आप बच्चा बड़ा कर रहे हैं। ट्रेनिंग क्या है आपकी बड़ा करने की? आपका एक्सपीरियंस क्या है उसे बड़ा करने का? जो खुद का है, सिर्फ जो आपको पाल पोस के बड़ा किया गया था, राइट, सिर्फ वही तो एक्सपीरियंस है, राइट, उसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ नहीं है आपके पास, और उसका नतीजा तो आप देख ही रहे हो क्या, राइट। सो उसके नतीजे तो हम लोग खुद वही तो हम लोग खुद उसके नतीजे, राइट। और फिर हम अपने बच्चों के समय ये भूल जाते हैं। हम सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ गलतियां करी, जो कि मुझे लगता है कि गलती करी उन्होंने, तो आप उसको दूर करना चाहते हो अपने बच्चों के प्रति। इतना सा चेंज आप करते हो बस। बाकी आपको लगता है कि आपके माता पिता ने आप पे हाथ उठाया और आपको वो गलत लगा, तो अब आप ये फीडबैक ले लोगे कि मुझे अपने बच्चों पे नहीं उठाना है। इतने थोड़े बहुत चेंजेस आप करते हो, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होती हैं, हर बच्चा माँ बाप से अलग अलग तरीके से अटैच होता है, और आप उसके पूरा वो स्पंज की तरह है, आप उसके अंदर बिलीफ डाल रहे हो, उसके अंदर व्यक्तित्व डाल रहे हो, उसको प्रोग्राम कर रहे हो आप, ठीक है। और स्पेशली पहले 7 साल तक तो प्राइमरी केयर गिवर ही प्रोग्राम करता है बच्चे को, यानी कि ज़्यादातर माता पिता उसको प्रोग्राम करते हैं। 7 साल के बाद में बच्चा माँ बाप की प्रोग्रामिंग से थोड़ा बाहर निकल जाता है, फिर वो अपने टीचर, दोस्त, उनकी प्रोग्रामिंग के इन्फ्लुएंस में आता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि टीनेज के बाद माँ बाप का कोई बात असर नहीं पड़ती, बच्चे सुनते ही नहीं। तो फिर माँ बाप प्रोग्रामिंग पहले 7-8 साल की मेन प्रोग्रामिंग है जो माता पिता से आती है, उसके बाद में माता पिता का बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से भी बहुत चीज़ें सीखने लग जाता है इस वजह से। तो पेरेंटिंग लोगों को सीखनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कब डिसिप्लिन में रखना है और कब आज़ादी देनी है, प्लस डिसिप्लिन में रखने के लिए भी कैसे कम्युनिकेट करना है उसे, क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इस पे पूरा मैं एडवाइस करूँगा जितने भी पेरेंट्स हैं, दे शुड लर्न पेरेंटिंग पे उनको क्लासेस लेनी चाहिए, पेरेंटिंग उनको सीखनी चाहिए, स्पेशली कि एक चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे काम करती है, एक चाइल्ड आपसे अटैच कैसे होता है, एक चाइल्ड किस तरीके से मॉडल डेवलप करता है दुनिया के, क्योंकि वो मॉडल उसे फ्यूचर में काम आने वाले हैं जीवन भर, राइट। तो एज अ पेरेंट आप अगर एक एंशियस पेरेंट हो, आप अगर अपने घर में विमेन को गलत ट्रीट करते हो, आप अगर पैसे को गलत तरीके से देखते हो, तो वो सारी चीज़ें वो लेगा, वो लेने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है, उसका इम्पैक्ट आने वाला है उसके ऊपर, राइट, ठीक है। सो वो समझ माता पिता के अंदर होनी चाहिए। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि जो उसका मन चाहे वो आप करने दें, वो आप नहीं करने दे सकते। क्यों? क्योंकि वो अभी इंटेलेक्चुअल नहीं है, इतना मैच्योर नहीं है, उतना अभी इतना समझदार नहीं है। तो वो डिसिप्लिन में उसको लाना ज़रूरी है, मगर उसके तरीके हैं, उस राइट तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल जो पेरेंट्स में एक जल्दीबाजी भी होती है बच्चों को स्कूल भेजने की कि भाई 3 साल का बच्चा हो गया, हमें प्ले स्कूल तो भेज ही दो। सोसाइटी भी प्रेशर दे रहा होता है कि पूछता है कि बच्चे आपके स्कूल जाना शुरू किए कि नहीं। ये सही है कि मुझे लगता है जैसे गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया है कि 5 साल से पहले बच्चों को मत भेजो। हाँ, तो रूल आई गया है 5 साल। देखिए, आप प्ले स्कूल वगैरह में भेज सकते हो जहाँ पे लीनियंट माहौल होना चाहिए कि बच्चे को सिर्फ बच्चों के साथ रहने का, खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, ना आप कुछ प्रेशर दे रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा होमवर्क का या इन सब चीज़ों का। क्यों? क्योंकि बच्चे ना जब बच्चों के साथ में रहते हैं तो उनकी सोशल स्किल डेवलप होती है, राइट, ठीक है, वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गांव में तो क्या बच्चा 50 परिवार इतना बड़ा होता है, जॉइंट फैमिली रहती है, 10 लोगों के साथ में सोशल स्किल डेवलप कर रहा है। यहाँ पे आप माता पिता और बच्चा 3 लोग तुम रह रहे हो, जिसमें से माँ बाप दोनों वर्किंग है, मेड के भरोसे बच्चे को छोड़ा हुआ है, उसके पास सोशल स्किल कहाँ से आएगी? ट्रू। तो सोशल स्किल के लिए उसको प्री स्कूल्स वगैरह में डाल दो, मगर लीनियंसी रहनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ पे बच्चे को प्रेशराइज किया जा रहा है कि हाँ भाई जाता है, थोड़ी देर खेलता है, लोगों के साथ में रहता है, पेंसिल पकड़ना सीख लेता है। तो इसलिए ये कोई बैड चीज़ नहीं है, कंसिडरिंग मॉडर्न लाइफस्टाइल, जहाँ पे माता पिता दोनों वर्किंग है, जिनके पास में समय नहीं है। ऐसे में बच्चा आपकी एक केयर टेकर के साथ में रहेगा, और केयर टेकर के लिए वो नौकरी है, वो बच्चा उसका बच्चा नहीं है, वो नौकरी है, ठीक है। तो वो उस तरीके से सीरियसनेस नहीं रह सकती है, तो उसको
दीजिए एनवायरनमेंट सोशल स्किल के लिए, मगर प्रेशर नहीं होना चाहिए Right. कि तुझे पास ही होना है, ये होना है, वो होना है, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अभी आपको बस एक क्वेश्चन और बच्चे से रिलेटेड ही है मेरा, कि बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं, या कैसा ऐसा कोई केस जो आपने कभी देखा हो? यस, बच्चे जाते हैं डिप्रेशन के अंदर। छोटे बच्चे? हाँ, छोटे बच्चे जाते हैं डिप्रेशन के अंदर। और आप देखें कि अगर उन्हें राइट अटेंशन ना मिले, राइट प्यार ना मिले, या कई बार माँ बाप, एक बच्चा 7-8 साल का है, दूसरा बच्चा प्लान किया तो पहला बच्चा इग्नोर्ड फील कर सकता है और डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है, मगर बहुत छोटे बच्चों को नहीं समझ पड़ती, थोड़ी सी एज 8 साल, 10 साल, 12 साल, थोड़ी एज में आने के बाद इसकी असर दिखती है। एक लास्ट सवाल है मेरा, आखिरी क्वेश्चन, कि चूँकि आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस फील्ड में, और अपने अच्छी बातें भी की बच्चों को लेके भी, मेंटल हेल्थ पे भी, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ इस दिशा में करना चाहिए कि जहाँ पे मेंटल हेल्थ पे चर्चा हो, स्कूलों में बात हो, लोग बात करें इस पे, या कोई सब्जेक्ट का पार्ट बने? कंपल्सरीली एजुकेशन में अवेयरनेस लेवल, भले ही आप टेक्निकल नहीं सिखाओ, राइट। लेकिन मेंटल हेल्थ क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्शंस ले रही हैं। अभी रिसेंटली मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस जारी की गई थी कि आप नंबर लिखिए, चलिए मैं अपने सपोर्ट सिस्टम से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट की फ्री हेल्पलाइंस हो जहाँ पे आप कॉल कर दें, कॉल करके वहाँ पे कोई आपकी बात सुन ले, वहाँ पे आपको कोई गाइड कर दे। तो ये जो मेंटल हेल्थ कॉल लाइन्स हैं, ऐसे बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा सकता है जो कि बहुत अच्छा होगा। इंसान को अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने आप से अपनी इश्यूज जो है वो शेयर भी कर सकता है। राइट। और प्लस रिसोर्सेज और बढ़ाने होंगे, मोर रिसोर्सेज इंक्रीज करने होंगे मेंटल हेल्थ के अराउंड। थैंक यू सो मच युगन जी, आपने you इतना जी। टाइम दिया और इतनी सारी डिस्कशन, इतनी सारी चर्चाएं की डिफरेंट सब्जेक्ट पे। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन एक बार और हम लोग करेंगे, जिस पे हम लोग Sure. स्पेशली खासकर बच्चों वाले टॉपिक पे हम लोग जरूर एक बार और चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि एक आपने बहुत ही गहरी बात की बच्चों को लेकर, खासकर बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि बच्चे ही आगे जाके बड़े होंगे। मतलब हम तो पहले बच्चे ही थे, अभी आज ही है। तो अगर बचपन में अगर सुधार हो, बचपन में अगर उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो, उनसे बातें अच्छी हो, उनकी साइकोलॉजी पे काम हो, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच युगन जी, थैंक यू।